हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। वंस अगेन वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। अभी हम करने वाले अपने सप्लाई की अमेंडमेंट स्टार्ट। यस, सप्लाई की अमेंडमेंट क्या है उससे पहले मैं एक छोटा सा आपको ब्रीफ बताती हूँ कि किस वजह से क्या चेंजेस आएंगे। हमने पढ़ा था इन द शेड्यूल 2। वन सेकेंड, हमने क्या पढ़ा था इन द शेड्यूल 2। शेड्यूल 2 क्या बताता है? शेड्यूल 2 बताता है what are the cases that will be considered as supply of goods or the services। कौन से ऐसे केसेस को सप्लाई ऑफ गुड्स कंसिडर किया जाएगा, कौन से केसेस हैं जिनको सप्लाई ऑफ सर्विसेज कंसिडर किया जाएगा। बट उसके लिए गुड्स और सर्विसेज में बाइफिकेट करने के लिए पहले हमें यह पता होना जरूरी है कि वेदर दिस इज द सप्लाई और नॉट। तो पहले सप्लाई होगा या नहीं होगा ये हमें शेड्यूल 2 नहीं बताता है। शेड्यूल 2 हमें क्या बताता है? सिर्फ कि जो सप्लाई आपने एज पर 7.1 डिसाइड किया है वो सप्लाई ऑफ गुड्स होगा या फिर सप्लाई ऑफ सर्विसेज माना जाएगा। ये था। अब एक पॉइंट आता है शेड्यूल 2 में जो हमने पढ़ा था। शेड्यूल 2 में एक पॉइंट हमने पढ़ा था, क्या कहता है वो? अग्रीइंग टू ऑब्लिगेशन टू रिफ्रेन फ्रॉम एन एक्ट। आप कोई ऐसे एक्ट से एग्री कर रहे हो कि आप किसी एक्ट से बचना चाह रहे हो, कुछ ना करने का एक्ट जो है या फिर कुछ टॉलरेट करने का एक्ट है, कोई ऐसा कुछ और करने का एक्ट है स्पेसिफिकली, तो उसको सर्विसेज माना जाएगा। क्या बोला गया था वहां पे? सर्विसेज माना जाएगा। बट इन्होंने टैक्सेबिलिटी की बात नहीं की है कि ये चीज सप्लाई बनेगी या नहीं बनेगी। इन्होंने सिर्फ इतना बोला कि एग्रीइंग टू डू एन एक्ट, आप किसी के लिए कुछ काम करने को तैयार हो, वो गुड्स नहीं है, वो सर्विसेज हैं। दे जस्ट सिंपली बाइफिकेटेड ऑन द बेसिस ऑफ द गुड्स और द सर्विसेज। बट कंफ्यूजन क्या था? कंफ्यूजन यहां पर थी टैक्सेबिलिटी को लेकर। तो टैक्सेबिलिटी को लेकर जो कंफ्यूजन थी उसके रिगार्डिंग सर्कुलर आया है। मींस आपने उसको इन एडिशन पढ़ना है। बहुत ज्यादा कुछ ऐसा ट्रिकी वाली बात नहीं है। कुछ मैं आपको 2-3 चीजें बताती हूं जिसकी वजह से क्या होगा, आपका कोई क्वेश्चन गलती नहीं होने वाला है। आपने उसका देखना है बेस पॉइंट क्या है। कोई अगर आपको पॉइंट पूछा जाता है, आई गेस ये आपको एग्जाम में देखने को मिलेगा 1 और 2 मार्क का, कोई आपको पॉइंट पूछा जाता है, आपने उसमें बेसिक 2 to 3 चीजें देखनी है। 2 to 3 चीजों को आपने देखना है। देखो एक बात बताओ, एग्रीइंग टू डू एन एक्ट। एग्रीइंग टू डू एन एक्ट का मतलब क्या है? मैं किसी के लिए कोई एक्ट करने को तैयार हूं। मान लो एग्रीइंग टू डू एन एक्ट, या फिर हम लेते हैं रिफ्रेन फ्रॉम एन एक्ट। रिफ्रेन फ्रॉम एन एक्ट, अगर किसी को ये बोला गया, अगर किसी ए पर्सन को ये बोला गया आप अपना बिजनेस ना करिए, आपको उसके बदले 5 करोड़ रुपए दी जाएंगे, जस्ट सिट एंड टेक दिस मनी बट डू नॉट डू दिस बिजनेस। अपना बिजनेस ना करिए, जस्ट सिंपली टेक द मनी। तो एक बात बताओ, रिफ्रेन फ्रॉम एन एक्ट, ये तो हमें पता है वो सर्विसेज है, बट इसकी टैक्सेबिलिटी होगी या नहीं होगी ये हमें देखना जरूरी है। ये चेक करने के लिए आपको 2 एलिमेंट्स चेक करने हैं। क्या चेक करने हैं? 2 एलिमेंट्स चेक करने हैं। सबसे पहली बात टैक्सेबिलिटी के लिए सप्लाई होना जरूरी है। सप्लाई के लिए हमने एक इंपॉर्टेंट कंपोनेंट क्या पढ़ा था? कंसिडरेशन। कंसिडरेशन था फॉर द सर्विसेज, कंसिडरेशन होना जरूरी है। रिफ्रेन फ्रॉम एक्ट, अगर मैं वो काम नहीं करने को तैयार हूं, मुझे तो उसके बदले में कंसिडरेशन मिल रहा है, क्या मैं उसके बदले दूसरे पर्सन को सर्विस दे रही हूं जो मुझे कंसिडरेशन दे रहा है? ये ध्यान से सोचिए, क्या उसके बदले में सर्विस दे रही हूं उसको? बिल्कुल बिल्कुल। मैं बिजनेस ना करने की भी एक सर्विस उसको प्रोवाइड कर रही हूं जिसके बदले मुझे कंसिडरेशन मिल रहा है। ध्यान से देखना, मैं बिजनेस ना करने की भी एक सर्विस प्रोवाइड कर रही हूं उसको। बिजनेस ना करने की भी एक सर्विस है। इफ आई वॉन्ट बी डूइंग द बिजनेस, जो जिसके बदले मुझे 5 करोड़ रुपए मिल गए हैं, तो क्या सामने वाले पर्सन को सर्विसेज मिल रही है? सर्विसेज मिलने का मतलब बेनिफिट टू द बोथ साइड्स। सर्विसेज मिलने का मतलब क्या हुआ? बेनिफिट टू द बोथ साइड। मुझे तो 5 करोड़ रुपया मिल गया, बट क्या सामने वाले पर्सन को कुछ बेनिफिट मिल रहा है सर्विसेज का? बिल्कुल बेनिफिट मिल रहा है, बिल्कुल बेनिफिट मिल रहा है। क्यों? अगर मैं बिजनेस नहीं करूंगी तो अल्टीमेटली वो उसके बिजनेस पे पॉजिटिव इंपैक्ट डालने वाला है। तो ऐसे हमने चेक करना है कोई भी एक्टिविटी को, वेदर दिस इज टैक्सेबल और नॉट। समझ में आया कैसे चेक करना है? सेम अगर एक बात बताओ, सेम अगर बहुत बड़ा जो एग्जाम्पल चल रहा है, एक बात बताओ, क्या चल रहा है? कोई मैं कुछ टॉलरेट कर रही हूं, मेरी एक शॉप के बाद कोई पर्सन क्या है, ठेला लगाकर बैठता है, मुझे टॉलरेट करना पड़ रहा है,
अब ऑब्वियस सी बात है मेरी शॉप ढक जाती है बिकॉज वो आगे अड़कर बैठा हुआ है, तो ड्यू टू दैट क्या होता है मेरा बिजनेस कहीं ना कहीं सफर हो रहा है। सो आई एम टेकिंग सम कंसिडरेशन फ्रॉम दैट पर्सन, जो ठेले वाले भैया हैं उनसे मैं कुछ कंसिडरेशन ले रही हूँ। तो क्या ये टैक्सेबिलिटी होगी? बिल्कुल, बिकॉज मैं टॉलरेट कर रही हूँ, कुछ टॉलरेट कर रही हूँ, दैट इज ओके, मुझे उसके बदले कंसिडरेशन मिल रहा है। बट क्या सामने वाली पार्टी को उस सर्विसेज से कोई बेनिफिट हो रहा है? जो मेरी टॉलरेट करने की सर्विसेज है, क्या सामने वाली पार्टी को उससे बेनिफिट हो रहा है? बिल्कुल हो रहा है, क्योंकि उसका बिजनेस बढ़ने वाला है उससे। तो बेसिक क्या था? बेसिक क्या था? बोथ साइड कुछ ना कुछ बेनिफिट होना चाहिए। दूसरा दूसरा एक चीज होती है इंटेंशन चेक करना। कुछ केसेस में आपको इंटेंशन बहुत चेक करनी है, इंटेंशन के हिसाब से भी आपको बहुत वेरी मच क्लियर हो जाएगा कि क्या ये टैक्सेबल है या नहीं है। इंटेंशन माना क्या? इंटेंशन माना क्या? मान लो किसी पर्सन ने नोटिस पीरियड सर्व करना है, नोटिस पीरियड सर्व किए बिना ही वो चला गया आपको कुछ कंपनसेशन देकर एक बात बताओ, कंपनसेशन देकर वो आपको चला गया। मैंने अपना नोटिस पीरियड सर्व नहीं किया बट मैंने आपको कुछ कंपनसेशन दिया, ठीक है। नोटिस पीरियड सर्व नहीं करेगा, मुझे तो कंपनसेशन मिला, मुझे वो कंसिडरेशन मिला, वो हमें दिख रहा है। बट आपको क्या उससे कुछ बेनिफिट मिल रहा है? आपको मेरे ना आने से कोई सर्विसेज मिली? सॉरी, मुझे क्या, अब सामने वाली पार्टी को क्या कोई सर्विसेज मिली? कंपनसेशन तो ठीक है, बट क्या उसके बदले कोई सर्विसेज का एक्सचेंज हो रहा है? नहीं हो रहा है, बिकॉज एक बात बताओ, यहां पर इंटेंशन भी देखनी पड़ेगी हमें। इंटेंशन कैसे चेक करेंगे? इंटेंशन का मतलब यहां पर क्या हुआ, क्या मेरी आपकी ऐसी इंटेंशन थी कि मैं आपका, क्या आपकी ऐसी इंटेंशन थी कि मैं अपना नोटिस पीरियड सर्व ना करूं जिससे आपको बेनिफिट मिले? क्या आपकी इंटेंशन थी? बट नहीं। लेकिन अगर हम दूसरे केसेस देखें जो अभी हमने देखे टॉलरेट एंड एक्ट वाली, क्या इंटेंशन थी? यस, जो जिसके बदले, जो आपने मेरी शॉप के बाहर ठेला खोला उसके बदले मुझे कंसिडरेशन लेने की इंटेंशन थी, बिकॉज मैं आपको कुछ दे रही हूं तो मुझे कुछ चाहिए भी। बट इस केसेस में नोटिस पीरियड वाले केसेस में क्या हो रहा है, हमारी कोई इंटेंशन नहीं है पैसा कमाने की बाय द वे ऑफ कंपनसेशन, कंपनसेशन के वे में पैसा कमाने की हमारी कोई इंटेंशन नहीं है। वी सिंपली वांट कि आप हमारा काम कीजिए एंड देन जाइए। बट दिस इज ड्यू टू द ब्रीच ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट, ब्रीच ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट, हमने कॉन्ट्रैक्ट ब्रीच किया जिसकी वजह से कंपनसेशन जा रहा है, तो वो बिल्कुल भी टैक्सेबिलिटी में काउंट नहीं होगा। सिंपल सी बात है, ब्रीच जिसकी मेरी इंटेंशन ही नहीं है कि सामने वाली पार्टी ऐसे करे, बट उसकी वजह से, उस ब्रीच की वजह से मुझे कुछ पैसा मिल रहा है, तो वो बिल्कुल भी टैक्सेबिलिटी में नहीं आएगा। आई होप आपको ये चीज समझ में आई है। लेट्स मूव टू द सर्कुलर, वन बाय वन कुछ एग्जांपल्स हैं, देखते हैं, इसको डन एंड डस्टेड खत्म कर देते हैं। चलिए, सबसे पहले आता है एग्रीइंग टू द ऑब्लिगेशन टू रिफ्रेन फ्रॉम एन एक्ट, मतलब आप किसी ऑब्लिगेशन में पढ़ रहे हो कि आप वो काम ना करें, ना करने के बदले आपको कंसिडरेशन मिल रहा है, तो अल्टीमेटली वो टैक्सेबल हो जाएगा। देखो, अब ना करने का मतलब क्या है, ना काम करने के मतलब में कौन कौन से एक्ट्स आने वाले हैं, कौन कौन से एक्ट्स आने वाले हैं, इसमें आने वाला है नॉन कंपीट एग्रीमेंट। ऑब्वियस सी बात है, आप किसी चीज को रिफ्रेन करने हैं, रिफ्रेन करेंगे तो कौन से एग्रीमेंट आएंगे? नॉन कंपीट एग्रीमेंट आने वाले हैं, नॉन कंपीट एग्रीमेंट आने वाले हैं। तो नॉन कंपीट एग्रीमेंट आएंगे जहां एक पार्टी कहती है ठीक है मैं तुमसे कंपीट नहीं करूंगा, तो दूसरी पार्टी उसको कंसिडरेशन देगी। इसमें हमने क्या देखना है? इंटेंशन है, इंटेंशन है मेरा कंसिडरेशन कमाने का सर्विसेज के बदले, इंटेंशन है मेरा पैसे कमाने का सर्विसेज के बदले। मैं ये नहीं चाहती कि नहीं बस मुझे बिजनेस करने दिया जाए, मुझे पैसा नहीं चाहिए, नहीं, मेरी इंटेंशन है ना, मैं इंटेंशनली कोई काम कर रही हूं, तो अल्टीमेटली बात दोनों को बेनिफिट भी हो रहा है, दोनों का बेनिफिट हो रहा है, मेरे पास कंसिडरेशन आ रहा है, मतलब उसके बदले मैं सर्विसेज दे रही हूँ काम ना करने की, जिसकी वजह से सामने वाली पार्टी को बिजनेस बढ़ेगा, उसको बेनिफिट होगा। अब देखो फॉर एग्जांपल चेक कर लीजिए, builder refraining from constructing more a certain number of floor even though permitted by the municipal authority, municipal authority ने उनको ओके कर दिया, बट बिल्डर स्टिल उसको क्या करना चाह रहा है, बिल्डर स्टिल वहां पे एक फ्लोर नहीं बनाना चाह रहा है, ड्यू टू द किसी नेबर ने उसको क्या करा है, कंसिडरेशन पे किया है, कंसिडरेशन पे कर दिया है, तो ये भी आ जाएगा इसी के अंदर। रिफ्रेन हो रहा है ना फॉर द कंसिडरेशन, मतलब अल्टीमेटली उसकी इंटेंशन है ये चीज, ना काम करने के बदले पैसा कमाने की इंटेंशन है उसकी। चलिए,
देखिए उसके बाद क्या है, एग्रीइंग टू द ऑब्लिगेशन टू टॉलरेट एन एक्ट। टॉलरेट एक्ट हमने क्या पढ़ा, शॉपकीपर वाला एग्जांपल, कि शॉपकीपर अलाउ कर रहा है होकर को टू ऑपरेट फ्रॉम द कॉमन पेमेंट इन द फ्रंट ऑफ द शॉप अगेंस्ट ए मंथली पेमेंट। सिंपल सी बात है, अगर मैं उसको सर्विसेज दे रही हूँ, अलाउ कर रही हूँ, मैं कुछ टॉलरेट कर रही हूँ, तो अल्टीमेटली वो मेरी इंटेंशन है। दूसरी बात क्या है, दोनों का बेनिफिट है, दोनों का बेनिफिट है, बहुत साइड बेनिफिट है। एक पर्सन कंसिडरेशन ले रहा है, उसके बदले वो सर्विसेज दे रहा है, वो कंसिडरेशन इसलिए दे रहा है सामने वाला होकर बिकॉज उसको भी उससे कुछ बेनिफिट हो रहा है। बोथ पार्टीज को कुछ ना कुछ बेनिफिट होना चाहिए, तभी वो सर्विसेज मानी जाएगी, तभी वो सर्विसेज मानी जाएगी। नेक्स्ट आता है ऑब्लिगेशन टू डू एन एक्ट। ऑब्लिगेशन टू डू एन एक्ट, हम किसी को कह रहे हैं कि आप ये काम कीजिए, ये काम कीजिए। एग्जाम्पल इन्होंने क्या लिया है, वेयर एन इंडस्ट्रियल यूनिट एग्रीज टू इंस्टॉल अ इक्विपमेंट फॉर जीरो एमिशन डिस्चार्ज सो दैट नेबरिंग्स को क्या हो, कोई भी इश्यू ना हो, जिसके बदले उसको कंसिडरेशन दिया जा रहा है। अल्टीमेटली दोनों को बेनिफिट हो रहा है, आपको पैसा मिल रहा है, सामने वाली पार्टी पोल्यूशन फ्री रहना चाह रही है, तो दोनों को अल्टीमेटली बेनिफिट हो रहा है यहां पर। उसके बाद आ जाइए मेन पॉइंट पे, जो कि है लिक्विडिटी डैमेजेस। लिक्विडिटी डैमेजेस का मतलब क्या, ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट की वजह से कुछ पैसा दिया जा रहा है। ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट की वजह से अगर कुछ पैसा दिया जा रहा है तो वो टैक्सेबल नहीं है, बिकॉज सामने वाली पार्टी की बिल्कुल भी इंटेंशन नहीं है कि आप मेरे को पैसा दो, उसके बदले सर्विसेज तो कुछ नहीं एक्सचेंज हो रही है, आप मुझे पैसा दो, उसकी कोई इंटेंशन नहीं है कि आप मुझे पैसा दो और मेरा काम ना करो। उसकी सिंपल इंटेंशन ये है कि आप टाइमली अपना काम ना करो। दीज आर जस्ट अ कंपनसेशन, दीज आर जस्ट द कंपनसेशन फॉर नॉट डूइंग एन एक्ट। जबकि जबकि सामने वाली पार्टी की इसके बदले कोई इंटेंशन नहीं है कि कॉन्ट्रैक्ट को ब्रीच किया जाए और उनको पैसा दिया जाए, इससे कमाने की सामने वाली पार्टी की कोई इंटेंशन नहीं है। दिस इज जस्ट अ कंपनसेशन फॉर द लॉस दैट द सामने वाली पार्टी इज अकरिंग ड्यू टू द ब्रीच ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट। दिस वॉज द लिक्विडिटी डैमेजेस का केस। एग्जाम्पल्स देख लेते हैं। मेनली बेसिक मैंने आपको बता दिया कि बेसिक यहां पर क्या रहने वाला है। कंपनसेशन फॉर द कैंसिलेशन ऑफ द कॉल ब्लॉक। सबसे पहले क्या था, पहले क्या था, गवर्नमेंट ने क्या किया था, कॉल कॉल माइंस के लिए कुछ अलॉट किए थे, स्पेसिस अलॉट किए थे कि कॉल माइंस के कुछ अलॉट किए थे, बट क्या हुआ, बाद में उन्होंने वो दिए ही नहीं है, कैंसिल कर दिए, कैंसिल कर दिए कॉल माइंस के जो अलॉट करने थे वो कैंसिल कर दिए। अल्टीमेटली बात, एक बात बताओ, क्या गवर्नमेंट की इंटेंशन रही होगी कैंसिल करने पे कि मेरे को पैसा देना है, मुझे पैसा देना है कैंसिल करने का, उसके बदले गवर्नमेंट को तो कुछ फायदा नहीं हो रहा। और दूसरी बात, अगर सामने वाली पार्टी की उससे देखा जाए, क्या सामने वाली पार्टी की ऐसी इंटेंशन थी कि मुझे पैसा मिले, मुझे पैसा मिले, या सामने वाली पार्टी ये चाहती थी मुझे जो कॉल माइन की अलॉटमेंट मिल रही है वो मिल जाए। अल्टीमेटली उनका पर्पस क्या था, अलॉटमेंट उनका पर्पस था, कैंसलेशन उनका पर्पस नहीं था। तो यहां पर जो कॉल माइन का कैंसलेशन हुआ एंड उनको जो ब्रीच के लिए पैसा दिया गया, दैट विल नॉट बी टैक्सेबल, दैट विल नॉट बी टैक्सेबल, अबव केस विल नॉट बी टैक्सेबल, दिस विल नॉट बी टैक्सेबल। आई होप आपको समझ में आया है। सेम इन द केस ऑफ द डिसऑनर ऑफ द चेक। क्या सामने वाली पार्टी चाहेगी, क्या सामने वाली पार्टी इंटेंशनली चाहेगी कि डिसऑनर हो एंड उसके बदले पेनल्टी देनी पड़े, क्या डिसऑनर हो एंड उसके बदले पेनल्टी देनी पड़े, नहीं, ऐसी कोई इंटेंशन नहीं है। दिस इज जस्ट अ ब्रीच, दिस इज जस्ट अ ब्रीच। आप ये सोचो इंटेंशन ऐसी है कि नहीं है कि ये काम होना चाहिए कि नहीं, इंटेंशन अगर ऐसी नहीं है तो वो टैक्सेबल भी नहीं है। अगर इंटेंशन है तो उसमें सर्विसेज होनी चाहिए, बोथ पार्टीज का उसमें बेनिफिट होना चाहिए, तभी वो टैक्सेबल बनेगी, तभी वो टैक्सेबल बन जाएगी। दीज आर वेरी सिंपल केसेस। अगर आप सेम पैटर्न पर चलोगे तो आपको किसी में भी इश्यू आने वाला नहीं है। सेम इज द केस ऑफ द फॉरफीचर ऑफ द सैलरी।
of the bond amount in case of employee leaving the employment before the minimum agreed period. minimum agreed period के लिए ऐसा है तो वो भी टैक्सेबल नहीं है, बिकॉज ऐसी कोई इंटेंशन नहीं है कि आप ना कीजिए सब और हमें उसके बदले पैसा चाहिए. एम्प्लॉयर तो चाहता है कि फॉर दैट टाइम, फॉर दैट पीरियड, फॉर दैट नोटिस पीरियड आप सर्व कीजिए सो दैट नेक्स्ट पर्सन को हम रेडी कर सके. वो तो चाहता है. एम्प्लॉयर कभी नहीं चाहेगा कि आप एकदम से लीव कर जाएं. ऐसी उसकी कोई इंटेंशन नहीं है सर्विसेज देने की कि मैं आपको फॉर फ्यूचर आप मुझे पेमेंट दे दो और आप चले जाओ. ऐसा कोई भी इशू, ऐसी कोई भी इंटेंशन, ऐसी कोई भी सर्विसेज की एक्सचेंज करने की इंटेंशन बोथ द पार्टीज की यहां पर नहीं है, इसलिए ये भी टैक्सेबल नहीं है. दिस इज वेरी कॉमन. अगर हम देखेंगे नॉर्मल तो हमें इजिली समझ में आ जाएगा. ये केसेस भी देख लेते हैं बिकॉज एग्जाम्पल आपके एज इट इज आ जाते हैं. क्या कह रहा है ये? इन द वेक ऑफ द डीमोनेटाइजेशन नहाई ने डायरेक्ट किया टोल ऑपरेटर्स को फ्री एक्सेस ऑफ द टोल रोड. फ्री एक्सेस इंटेंशनली किया जा रहा है कि नहीं किया जा रहा? इंटेंशनली किया जा रहा है. फॉर विच लॉस ऑफ द टोल चार्जेस वाज पेड एज अ कंपनसेशन बाय नहाई टू द इंस्ट्रक्शन. ऑब्वियस सी बात है, इन्होंने खुद से कंपनसेशन दिया कि आप लोगों से ना लेकर हम आपको कंपनसेशन देते हैं, आपने चार्ज नहीं करना है. तो एक बात बताओ, कंपनसेशन तो दिया गया है, इट वॉज एग्रीइंग टू रिफ्रेन फ्रॉम एक्ट. आपको स्पेशली बोला गया है कि आपने ये काम नहीं करना है, आपने कलेक्ट नहीं करना है, उसके बदले ये लो पैसा. इंटेंशनली बोला गया है. बोथ द पार्टीज को हो रहा है बेनिफिट. बिल्कुल इंटेंशनली बोला गया, इंटेंशन है उनका ये करने का. तो क्या हो जाएगा? ये क्या हो जाएगा? टैक्सेबल सर्विस हो जाएगी. इंटेंशन अगर उसमें है तो ये क्या हो जाएगी? टैक्सेबल सर्विस हो जाएगी. चलिए, लेट पेमेंट पे नहीं होगा. आई होप आपको क्लियर हो गए होंगे. कैंसलेशन चार्जेस पे भी नहीं होगा. तो सिंपल सी बात है, आपने क्या देखनी है? इंटेंशन देखनी है. अल्टीमेटली अगर आप बेस पकड़ के चलेंगे तो आपको प्रॉब्लम ही नहीं आने वाली है. अल्टीमेटली अगर आप बेस पकड़ के चलेंगे तो प्रॉब्लम नहीं आएगी, बिकॉज दिस इज वेरी लॉजिकल पॉइंट जो कि लाया गया है, जो पहले आ जाना चाहिए था. दिस वॉज जस्ट अ क्लैरिफिकेशन कि जो शेड्यूल 2 है दैट ओनली डिफाइंस द whether this is a supply of goods or services. जो आपने शेड्यूल 1 में डिसाइड किया है सप्लाई होगा कि नहीं. शेड्यूल 2 is not liable to decide whether this is a taxable supply or not. This is just a bifurcation schedule की supply of goods और the supply of the services. I hope आपको समझ में आ गया होगा. चलिए मिलते हैं next time. Till then, bye bye, take care, all the very best to all of you. Let's see for the advanced ruling in the evening if I get the sufficient time to do that. मिलते हैं शाम को. चलिए बाय बाय, टेक केयर.